हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज हम लोग भारत का भूगोल का पार्ट 2 कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया था और पार्ट 1 में हम लोगों ने 76 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे और बाकी की जो शेष प्रश्न रह गए थे आज हम लोग पार्ट 2 में उनको कवर कर लेंगे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 77 है। जैसे कि मैंने बताया कि 76 तक क्वेश्चंस को हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न पढ़िए कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितने मीटर तक होती है। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ओल्डहम के अनुसार, यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ ओल्डहम, ठीक है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम गिलेनी के अनुसार, यहाँ मैं लिख देता हूँ, गिलेनी के अनुसार अगर बात करें तो 2000 मीटर तक है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 6000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स मैं वही आंसर आपको बताऊंगा जो बीपीएससी के द्वारा आंसर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी की लंबाई अगर बात करें तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर में है। उसके बाद अगर गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। आगे बात करें अगर हम नर्मदा की, तो नर्मदा की 1312 किलोमीटर है और महानदी की बात करें तो 858 किलोमीटर तो है। इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर की गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। उसके बाद अगर बात करें तो पटना है। उसके बाद अगर बात करें पटना के बाद तो वाराणसी है, फिर इलाहाबाद है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। सतलुज जो है ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से राकस ताल से निकलती है और सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो उपर्युक्त सभी इस प्रश्न के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर लिए थे जो कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में पूछे गए प्रश्न थे। अब हमारा केवल जो है इकोनॉमिक्स रह जा रहा है, तो हम लोग 1-2 दिन में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो देखिए, मानस नदी जो है ये किस नदी की उपनदी है। तो मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती है, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कावेरी नदी जो है यह गुजरती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं, तो फ्रेंड्स ये निकलती हैं कहाँ से, तो अमरकंटक पठार से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि दामोदर नदी निकलती है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। दामोदर नदी जो निकलती है ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो निकलती है ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 87 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है। निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है। तो देखिए, लूनी नदी जो है यह भूबंधित नदी है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कक्ष के रण में दलदली क्षेत्र में जाकर के विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर की निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो ये कौन सा नदी किया है? ये क्या है? कोसी नदी। और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी अपने भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए त्रिवेणी नहर में जो है गंडक नदी से पानी आता है। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है और यह जो है पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर कहते हैं, किसको कहा जाता है इसमें? तो देखिए कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल के महीने में तड़ित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा चेरी ब्लाज्म, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ चेरी, ये आधा ब है, ला है और जम, ठीक है, चेरी ब्लाज्म जो है कहते हैं। और जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ित झंझावत के साथ वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? जाड़े के मौसम में बारिश, तो फ्रेंड्स ये मिलती है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है उत्तर पूर्व मानसून, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। पूछा जाता है कि किसके कारण से जो है जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्व मानसून, इसको लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है। इसी के कारण तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में जो है जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी जो है ये कहाँ अवस्थित है? यह जो है मेघालय में अवस्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची है और इसको मिलान करना है। देखिए यहाँ मैं चारों आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए बाढ़ जो है, बाढ़ यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पे आता है? तो फ्रेंड्स ये जो आता है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी भागों में, ठीक है। उसके बाद अगर हम भूकंप की बात करें तो भूकंप जो है ये हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में। सूखा जो है फ्रेंड्स, ये सूखा जो है ज़्यादातर कहाँ होता है? तो मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात की बात करें तो झारखंड तथा उड़ीसा में, क्योंकि तटीय क्षेत्र है ये। तो सही आंसर देख लीजिएगा, इसमें से आप तो मिला ही लिए हैं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और जैसे कि मैंने बताया कि लगभग सभी सब्जेक्ट्स जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, सभी सब्जेक्ट्स के 38वीं बीपीएससी से 65वीं बीपीएससी तक में सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो पाई जाती है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। केसर का उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। और कश्मीर के केसर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेगड़, ठीक है, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर मिट्टी या रेगड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी जो है यानी कि रेगुर मिट्टी जो है ये कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेगुर मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वैसे ये मिट्टी जो है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के भागों में ये पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेगुर का नाम है, तो अभी मैंने बताया रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 99, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन जो है ये कैसे रोका जा सकता है? वृक्षारोपण करके, यानी कि वनारोपण के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है बांगर मिट्टी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नई मिट्टी को क्या कहा जाता है? नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा इसमें से निर्मित होती है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है यह 40% भागों में लगभग जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए, द स्टेट जो रिपोर्ट आई है, अगर हम बात करें कि 2019 के अनुसार, तो वर्तमान में वनावरण 21.67% है। तो इस तरह से देखिए, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस समय की अगर बात करें तो उस समय का हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर देखिए उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार में कितना वनावरण है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, 7.76%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। तो अगर प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र पूछा जा रहा है तो मिजोरम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ है? मिजोरम में है। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या है। तो इनकी अनुमानित संख्या अगर बात करें तो इसकी अनुमानित संख्या 12 से 14 हज़ार के बीच में है। 12 से 14 हज़ार के बीच में है। तो देखिए, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं 4 कथन। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक एक कथन को पढ़िए। देखिए, पहला कथन है कि वर्ष 1991-2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई थी। तो बिल्कुल ये जो है सही कथन दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें कि वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया, ये कथन जो है गलत दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा कथन देखिए कि वो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। तो ये भी कथन जो है गलत दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें चौथे कथन की, तो वर्ष 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया है, ये सही है। तो इस तरह से 1 और 4 जो है इस प्रश्न के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 107 नंबर प्रश्न। 107 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 31.2% नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो लगभग 69% ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, चलिए 68.8%, तो लगभग 69%। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर जो है यह कहाँ से निकलती है? यह निकलती है गंडक से। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीट हो गया है। चलिए 109 नंबर देखिएगा कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल जो है फ्रेंड्स, यह संयुक्त परियोजना जो है, यानी कि इससे जो लाभान्वित राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है, यानी कि सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सतलज नदी पर। किस नदी पर है फ्रेंड्स? तो सतलज नदी पर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी मैंने बताया कि सतलज नदी पर यह बनाया गया है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी पर स्थित है और इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है अगर बात करें तो कहाँ पे है शिव समुद्रम? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हीराकुंड बांध जो है तैयार किया गया है किस नदी पर? तो हीराकुंड जो है महानदी पर है, उड़ीसा में है।
ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया जो है ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए कि भारत में कौन सा वित्त का स्रोत नहीं है? कृषि वित्त का, ठीक है, कृषि वित्त का जो है स्रोत नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में कृषि वित्त के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक। तो ये सभी जो है ये स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसके उगाने से है? तो ये जो है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए 4 कथन दिए हुए हैं, एक एक करके पढ़िएगा कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। तो बताइए कि ये कथन जो है सही है या गलत है। देखिए ये कथन जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीकी विस्तार करना है, ये कथन बिल्कुल सही है। जहां प्रथम हरित क्रांति से विकास नहीं हुआ था वहां इसको जो है इसका लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद तीसरा अगर बात करें तो तीसरा इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, ये भी गलत है। चौथा देखिए इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है, ये कथन जो है सही है। तो एक तरह से पहला और चौथा कथन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो 2 और 4 माफ कीजिएगा, दूसरा और चौथा जो है सही था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले सारे वीडियो देख लीजिए, निश्चित रूप से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल। तो देखिए नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन प्रमुख है। गेहूं की फसल जो है नकदी फसल नहीं है, यह जो है खाद्य फसल है। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में सर्वाधिक प्रगति की है, तो सर्वाधिक प्रगति जो हुआ है गेहूं के उत्पादन में हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 119 नंबर देखिए प्रमुख खाद्य फसल जो कौन सी है? तो प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है, ठीक है। प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है। बात करें दूसरे स्थान पर गेहूं है। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र नाम बताएं। तो चावल का कटोरे कृष्णा नदी डेल्टा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है चावल है, अभी हम लोगों ने देखा है। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो गेहूं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 122 नंबर की भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो कौन सी फसल बोई जाती है? चावल बोई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य जो है गुजरात है। ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। गुजरात है कपास उत्पादक राज्य सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए और देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है कब पूछा गया है? 2000 में पूछा गया है, ठीक है। तो अगर अभी बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2019-20 के अनुसार तो भारत में कपास में अग्रणी राज्य जो है वो महाराष्ट्र हो गया। तो अभी के हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। तो घटते क्रम में अगर बात करें तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है ये मूंगफली है, ठीक है, मूंगफली है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है ये केरल है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा केरल जो है रबर का उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन है? केरल है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, यानी कि उत्पादन भी करता है और स्वयं उसका उपयोग भी करता है। तो ये किस क्षेत्र में है? चाय में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखिए ये प्रश्न जो है 1994 में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें 2018 में तो FAO, ठीक है,
FAO के 2018 के आंकड़े के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, दूसरा है, ठीक है, दूसरा हो गया है। अब पहला स्थान पर चीन हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये पुराना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो चाय बागान किस पहाड़ी पर नहीं है बताइएगा। तो ये गिरनार पर नहीं है, ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। गिरनार कहाँ है बताइए? गिरनार जो है, गिरनार पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागान का विकास नहीं हो पाया है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो आवश्यकता से अधिक भारत चाय का उत्पादन करता है। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में बिहार में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है किस राज्य में? तो ये पंजाब में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो चांदी उपलब्ध होती है झारखंड में, ठीक है, झारखंड में होती है। तो ऑप्शन इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 2018 की अगर इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 की बात करें तो चांदी के 3 उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान पहले पर है, कर्नाटक दूसरे पर और झारखंड तीसरे पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो आप सभी को पता होगा कि अवरक के, ठीक है, तो चादरी अवरक ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो जाएगा। 135 नंबर देखिए कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक अबरक उत्पादन झारखंड करता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, झारखंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब जो देखिए ये 2005 का प्रश्न है, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। अभी अगर हम इंडियन मिनरल्स ईयर बुक, ठीक है, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 की बात करें तो अब जो है सबसे ज़्यादा अवरक का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य इसमें से कौन सा है? तो सबसे समृद्ध राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। तो इसमें ऑप्शन में आप इसमें से उस समय का अगर बात करें तो बिहार हो जाता है, क्योंकि बिहार में झारखंड था, ठीक है, बिहार में झारखंड था। लेकिन अब जो है अब कौन सा राज्य हो जाता? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, तो देखिए कब का प्रश्न है? 99 का प्रश्न है, ये 1999 का प्रश्न दिया हुआ है। तो कोयला उत्पादन के सबसे ज़्यादा अभी उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ मैं लिख देता हूँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र जो है यह छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, आप सभी को पता होगा। भारत में पहला पनबिजली यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ, तो ये कहाँ पे आरंभ हुआ? शिव समुद्रम में, यानी कि ऑप्शन डी होगा सही आंसर। शिव समुद्रम में 1902 में हुआ था, 1902 में हुआ था, ठीक है। चलिए शिव समुद्रम कहाँ? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं इसमें से कौन सा कथन है? देखिए 4 कथन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, चारों कथन पढ़िए। तो देखिए सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, ठीक है, ये गलत है। इसका योगदान जो है 9.21% है, 1% से कम नहीं है। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर देखिए कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर के आयोजित किए गए हैं, इस उद्योग की एक ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो चारों ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, इसको पढ़िए। नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है और डी है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 143 कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? देखिए ये कब का प्रश्न है? 92-93 में पूछा गया।
ये प्रश्न है। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें तो देखिए 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, NH मैं यहाँ लिख देता हूँ। और उसके बाद अगर इनकी कुल लंबाई की बात करें तो अनुमानित लंबाई इनकी कितनी है, 13250 किलोमीटर। ठीक है, ये अनुमानित लंबाई है। तो इसमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा अभी के हिसाब से। अगर उस समय की बात करें तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन डी सही आंसर था। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 ईस्वी में, आपको याद भी होगा। और 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन चलाई गई थी डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो ये कितनी होती है बड़ी लाइन की, तो ये होती है 5.5 फीट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्मागोआ पत्तन स्थित है, तो ये कहाँ है, गोवा में है, आपको पता होगा गोवा में है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है यह स्थित है कहाँ पे, बताइए कहाँ पे स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है 2015 का। नेक्स्ट देखिएगा कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। भारत के 3 शोध केंद्र हैं, पहला का नाम आप इसमें से कमेंट करके बताइएगा। पहला मैं छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा जो था ये मैत्री था, और तीसरा जो है ये है भारती। तो पहला आप कमेंट करके बताइए कि पहला जो शोध केंद्र था उसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो प्रवाल भित्ति जो है ये नहीं पाई जाती है कैम्बे की खाड़ी में, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स टोटल जितने भी प्रश्न थे भारत के भूगोल से 38वीं BPSC से लेकर के 65वीं BPSC तक में सबको हमने कवर कर लिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।